नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है हरीश राणा केस में। ध्यान रखिए, आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि भाई पैसिव यूथनेशिया तो अरुणा शानबाग केस से ही अलाउड है। देखिए, अरुणा शानबाग केस में पैसिव यूथनेशिया की सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी तो दे दी गई थी। 2011 का मामला है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। 2011 में अरुणा शानबाग केस पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की सुनवाई की थी। अच्छा, उससे पहले भी मैं थोड़ा ले चलूं अगर कि यूथनेशिया कहते किसको हैं। यूथनेशिया का मतलब हुआ जानबूझकर अपने जीवन का अंत करना। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव हो सकता है। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश में ऐसा अलाउड है कि मैं अपना जीवन खत्म करना चाहता हूं और सरकार इस चीज को अलाउ करती है कि मुझे कोई लीथल ड्रग दे दिया जाए या कोई इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे मेरी मौत हो जाए, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश में ये अलाउड है। लेकिन इंडिया में इस पर कोई डिबेट नहीं है। भारत में तो ये किसी भी कानून के द्वारा, कोर्ट के किसी भी निर्णय के द्वारा कवर्ड नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है। पैसिव यूथनेशिया पर पूरी डिबेट है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या हुआ? आपको पता है, कई सारे मरीज इस तरीके के होते हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं। अगर उनसे वेंटिलेटर हटा लिया जाए, अगर उनको मेडिकल एड हटा लिया जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। यही पूरा डिबेट है इंडिया में कि क्या ये अलाउड है कि नहीं, पैसिव यूथनेशिया अलाउड है कि नहीं। तो 2011 में अरुणा शानबाग केस में क्या हुआ? अरुणा शानबाग एक नर्स थी, मेडिकल प्रैक्टिशनर वो थी, एम्प्लॉय थी, और उन्हीं के अस्पताल के एक कर्मचारी ने उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। कोमा को कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। उसमें चली गई और 37-38 साल तक करीब करीब वो कोमा में रही। 2011 में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सैद्धांतिक मंजूरी तो दी यूथनेशिया को। कहा कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उन सारे गाइडलाइंस को देखते हुए केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होगा और केस टू केस बेसिस पर अनुमति दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि अरुणा शानबाग को अनुमति नहीं दी गई थी। वो 2015 में अल्टीमेटली उनकी मौत हुई निमोनिया के कारण। ठीक है, तो ये इस तरह का पहला मामला ऐसे बनता है। अब इस ऐतिहासिक मामले में हम देखते हैं थोड़ा टाइमलाइन को, और साथ ही हम देखेंगे कि 2011 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से डिसीजन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 2013 में ये मामला आया, दर्दनाक एक हादसा हुआ, हरीश राणा का केस है। 2013 में चंडीगढ़ में एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से ये गिर गए, इनके सिर में गंभीर चोट लगी और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जी चले गए, यानी आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो कोमा में चले गए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ये रहे, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए और 2026 में जाकर अंतिम राहत मिली। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके पिटीशन को खारिज कर दिया था। हरीश राणा के जो पेरेंट्स थे उनके पिटीशन को खारिज कर दिया था पैसिव यूथनेशिया के लिए। आधार क्या बताया गया था? आधार ये बताया गया, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, कि 2011 में सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई थी अरुणा शानबाग केस में। हम आगे इन केसेस को देखेंगे भी, लेकिन 2018 में जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है, जिसको कहते हैं कॉमन कॉज केस। कॉमन कॉज बेसिकली एक एनजीओ है, इसने पैसिव यूथनेशिया के पक्ष में केस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज केस में कहा कि गरिमा के साथ मरना, गरिमापूर्ण तरीके से मरना, ध्यान दीजिए, केवल मरना नहीं, गरिमापूर्ण तरीके से साथ मरना, ये आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। डिग्निफाइड तरीके से मरना ये मौलिक अधिकार है। और पैसिव यूथनेशिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पैसिव यूथनेशिया जहां और कोई रास्ता नहीं है, अगर किसी के पास लिविंग विल हो, यानी वो अपने जीते जी एक वसीयत बना दे कि अगर मैं इस स्थिति में आ जाऊं, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ जाऊं, तो फिर मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लेंदी बना है, बहुत ज़्यादा लेंदी। 2 मेडिकल बोर्ड होंगे, फिर इसमें मजिस्ट्रेट की भूमिका होगी, और इस तरीके से करके बहुत सारे गाइडलाइंस दिए जो कि वर्केबल नहीं थे बहुत ज़्यादा। 2023 में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक और डिसीजन में कहा कि ये वर्केबल नहीं है और इसको ईजी बनाया। तो 2023 में इन गाइडलाइंस में अमेंडमेंट हुआ और इसको ईजी बना दिया गया। ठीक है, तो 2018 वाला ये जो मामला है, जो गाइडलाइंस थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, वो ये कहा था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम मैकेनिकल होना चाहिए, और हरीश राणा के केस में मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है।
वेंटिलेटर पर वो नहीं थे, यानी वो सर्वाइव कर सकते थे। इनको जो दिया गया था, ये दिया गया था क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन दिया जा रहा था। इसका मतलब फूड पाइप के ज़रिए इनको फीड किया जा रहा है। इस तरह की सुविधा इनको दी गई थी। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्योंकि ये मामला वेंटिलेटर जैसे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसलिए ये खुद को जीवित रखने में बिना उपकरणों के सक्षम है और इसलिए 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है बेसिकली। ठीक। अब आइए 2018 में मैंने आपको बता दिया, 2011 का अरुणा शानबाग केस भी बता दिया। 2018 में मैंने बताया कि कॉमन कॉज केस में संवैधानिक पीठ ने पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल को कानूनी मान्यता दे दी थी। 2023 में इसको वर्केबल बनाया गया और 2026 में जो अभी फैसला आया है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैन को कहा, कैन मतलब क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन, ये भी एक तरीके का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही है और इसको हटाने की पहली बार विशिष्ट अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जीवन रक्षक प्रणाली को थोड़ा सा समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया है। मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात अगर करें तो आपको पता है वेंटिलेटर जैसा उदाहरण है। जैसे सांस लेने के कृत्रिम रूप से आप सांस चला रहे हैं तो वेंटिलेटर जैसी सुविधा से आप किसी को जिंदा रखे हुए हैं। चिकित्सीय सहायता प्राप्त पोषण यानी कैन, क्लिनिकली असिस्टेड जो न्यूट्रिशन है, जैसे ट्यूब के माध्यम से सीधे पेट में या नसों में कृत्रिम रूप से भोजन और तरल पदार्थ को पहुंचाना, इसी पर यह फैसला आया है, कैन पर। इसे हटाने को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु माना जाता था, मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने को, और इसे सामान्य देखभाल माना जाता था कैन को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कैन भी एक तरीके से क्या है, कैन भी एक चिकित्सा उपचार है जो परमानेंट परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में इसे रोकना भी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के दायरे में आता है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को कहा है कि एम्स अपने देख रेख में पहले तो इनको शिफ्ट कराए, ये घर पर हैं तो इनको शिफ्ट कराए। एम्स को कहा है कि मरीज को उनके निवास से अस्पताल तक सुरक्षित आप लेकर आइए, पहले सारी सुविधाएं दीजिए, फिर पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट में इनको भर्ती किया जाएगा और विशेषज्ञों की देखरेख में कैन को रोका जाएगा। अब प्रक्रिया पूरी तरह से मानवीय होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीरो पेन मेथड होना चाहिए। चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त पोषण यानी कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन को रोकने की बात कही गई है, अनुमति दी गई है। और इसमें अब आगे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 30 दिन का रिव्यू का पीरियड होता है, रिकंसिडरेशन का पीरियड होता है, पुनर्विचार का पीरियड होता है। तो इच्छा मृत्यु के मामलों में निर्णय के बाद 30 दिन के रिकंसिडरेशन पीरियड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जरूरी नहीं है, छूट दी गई है। इसलिए छूट दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने स्टेक होल्डर हैं, परिवार, मेडिकल बोर्ड, कानूनी विशेषज्ञ, सब इस बात पर एकमत हैं कि चिकित्सा उपचार को अब रोक देना चाहिए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, ये बात है कि भाई न्यायपालिका और चिकित्सा संस्थान तो चलिए अवेलेबल हैं इस मामले में, लेकिन विधायिका की तरफ से एक लेजिस्लेशन गैप दिखता है। लेजिस्लेशन गैप किस बारे में है? एंड ऑफ लाइफ केयर को संबोधित करने वाला कोई इंडिया में कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार से अपील की है कि एंड ऑफ लाइफ केयर को एड्रेस करने वाला कोई कानून बनाइए। ठीक है, एक पूर्ण कानून बनाने का आग्रह किया है। अब पैसिव यूथनेशिया पर थोड़ा कानूनी सफर को देख लीजिए। मैंने बता दिया, हालांकि 2011 में अरुणा शानबाग केस में पहली बार सैद्धांतिक मान्यता मिली थी। 2018 में कॉमन कोच केस में संवैधानिक मील का पत्थर था, ये मैंने बताया। एक मामला अभी पेंडिंग है, रेबीज को एक्सेप्शनल केस मानते हुए उसमें पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करना, ये मामला इस समय पेंडिंग है और इस पर अभी फैसला आना बाकी है। 2023 में मैंने बताया कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे उनको इजी किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्केबल बनाया गया, और अब 2026 में जो जजमेंट आया है हरीश राणा केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए पूरे केसेस के बारे में। 2011 में जो अरुणा शानबाग केस था, 1973 में मुंबई के अस्पताल में यौन हमला हुआ था इन पर। नर्स थी ये अरुणा शानबाग, दशकों तक करीब करीब 37-38 साल वेजिटेटिव स्टेट में रहीं और 2015 में इनकी मृत्यु हुई निमोनिया की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसी केस में 2011 में
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सैद्धांतिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दी थी, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा कि ये केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होगा, ये कहा था। ये सबके लिए नहीं था, ये सिर्फ अरुणा शानबाग मामले के लिए था। ये अधिकार बेहद सख्त शर्तों और केवल उच्च न्यायालय की मंजूरी से संभव था, यानी बिना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की मंजूरी के किसी भी फैसले तक नहीं पहुंचा जा सकता था। 2018 में कॉमन कॉज केस हुआ। ये कॉमन कॉज केस अपने आप में माइलस्टोन है, जजमेंट इसको याद रखना है। संवैधानिक पीठ ने गरिमापूर्ण मृत्यु को आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग बता दिया, लेकिन लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव की अवधारणा को भी मान्यता दी। इसका मतलब अगर लिविंग विल है तो फिर व्यक्ति को खुद अपने अंत के निर्णय को लेने का अधिकार है। ठीक, ये लिविंग विल कैसे काम करता था? वह स्वस्थ अवस्था में ही, जब आदमी पूर्ण होशोहवास में है, उसी समय वो अपना एक लिखित वसीयत तैयार कर लेता था। गंभीर बीमारी की अवस्था में जब उसको अंदाजा है कि वो इस स्थिति में चला जाएगा, तो निर्णय लेने का उसने पहले से ही एक विल बना रखा है और उस स्थिति में निर्णय को लागू किया जाएगा। ठीक, 2023 में इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। नियम बहुत जटिल थे 2018 वाले, जो मैंने बताया। तो 2023 में एक और संवैधानिक पीठ बैठी और इसको प्रैक्टिकल बनाया गया, वर्केबल बनाया गया। जैसे मेडिकल बोर्ड की लंबी प्रक्रियाएं, न्यायिक मजिस्ट्रेट इत्यादि की जटिल भूमिका थी, इन सबको कम किया गया। अब जैसे दोनों मेडिकल बोर्ड कहा गया कि अब अस्पताल ही बनाएंगे। पहले दोनों मेडिकल बोर्ड अस्पताल नहीं बनाते थे, एक मेडिकल बोर्ड बनाता था अस्पताल और दूसरा मेडिकल बोर्ड कलेक्टर के लेवल पर बनाया जाता था। अब कहा गया कि नहीं, ठीक है, दोनों ही जो मेडिकल बोर्ड होंगे वो अस्पताल बनाएंगे। पहले क्या था? पहले 20 साल के अनुभव वाले डॉक्टर्स इस मेडिकल बोर्ड में शामिल होते थे, इसको 5 साल कर दिया गया। इस तरह की चीजें इजी बनाई गई जो वर्केबल हों। ठीक है, यही एक पेंडिंग मामला है जो आने वाले समय में इस पर भी आएगा वर्डिक्ट। एनजीओ है एक ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, इसने 2019 में दायर किया है सर्वोच्च न्यायालय में, जो डिवीजन बेंच के सामने मामला पेंडिंग है कि रेबीज को एक एक्सेप्शनल डिजीज माना जाए और रेबीज को एक्सेप्शनल डिजीज मानते हुए गरिमापूर्ण मृत्यु का विकल्प और इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए, यानी पैसिव यूथनेशिया को इसमें अलाउ किया जाए। इसमें मामला पेंडिंग है, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो 2011 के डिसीजन से कंट्रोल पूरी तरह से हाई कोर्ट के पास था। हाई कोर्ट को डिसाइड करना था कि केस टू केस बेसिस पर। अरुणा शानबाग में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। 2018 में कॉमन कॉज जब मामला आया तो लिविंग विल के बेस पर अलाउ किया गया और 2023 में मजिस्ट्रेट के बजाय चिकित्सा विशेषज्ञों पर भरोसा किया गया। इसका मतलब सीधे सीधे कि गाइडलाइंस को इजी किया गया। पिछले 14 सालों में भारत का कानून मरीज की पीड़ा को लंबा खींचने से हटकर अब मरीज की गरिमा को ऊपर मानने की दिशा में विकसित हुआ है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि पीड़ा का अंत है और गरिमा का सम्मान है। इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है आने वाले समय में भारत में पैसिव यूथनेशिया के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बनकर तैयार होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।